नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है बेटा पाने की कीमत। एक बड़ी सी बिल्डिंग के बगल में कपड़े की दुकान चलाने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गुरमीत जी के चेहरे पर आज उदासी छाई हुई थी। सकल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। क्या हुआ भाई गुरमीत? बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो। दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त सुधीर ने पूछा। तो गहरी सांस लेते हुए गुरमीत जी बोले, भाई सारी परेशानी ही यही है कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा। तो बुझे मन से गुरमीत जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझे पता नहीं कौन से जन्मों के पापों की सजा दे रहे हैं। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से इंतजार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर भी जी भर के अपना प्यार और दुलार लुटा सकूं। लेकिन हमारी फूटी किस्मत, कल मेरी पत्नी ने चौथी बेटी को जन्म दिया है। हर बार बेटे की चाह रखता हूँ लेकिन फिर से वही बेटी ही आ जाती है। अरे यार, तू भी किस जमाने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान ने जो दे दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन गुरमीत जी अपने दोस्त की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। बेटी की चाह उन्हें बहुत थी। थोड़ी देर एक दूसरे से बातचीत करके गुरमीत जी का मित्र तो वहां से चला गया, लेकिन उसके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनके क्रोध की सीमा ना रही और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए। ना जाने यह औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे। वह पड़ोस वाले गुप्ता जी 15 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजवाए और मिठाइयां बंटवाए, यह कहकर कि अगर आस पड़ोस के लोग जानेंगे नहीं कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसी। और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है, केवल तुम जैसी मनहूस औरत की वजह से। कहते कहते वह मारपीट पर उतर आए। लेकिन उनकी पत्नी प्रियंका बेचारी करती भी तो क्या? यह सब उसके वश में तो नहीं था। कोई कसूर ना होते हुए भी हर बार उसे कसूरवार बना दिया जाता। और वहीं बेटियां तो गुरमीत जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थीं। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते दो चार थप्पड़ तो उन्हें लगा ही देते थे। अब तो लड़ाई झगड़ा उस घर में हर रोज की बात हो गई थी। एक और गुरमीत जी के सब्र का बांध टूटकर धराशायी हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गुरमीत की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में यह बात बैठा दी कि परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। हमारा वंश बेटे से ही आगे बढ़ेगा, हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे। तो इस बात पर प्रियंका जी ने अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी परवरिश दी जाए, तो हमारी बेटियां भी कुल का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन वह बोले, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है। इसलिए बेटियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेवकूफी है, जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने प्रियंका को फटकार दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब गुरमीत जी ने प्रियंका के साथ अपने रिश्ते के अस्तित्व को पैरों तले रौंद दिया और अपने बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की आरती को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। यह देखकर प्रियंका की हैरानी का ठिकाना न रहा। जिस पति को वह आज तक अपना भगवान मानती थी, उसकी यह करतूत देखकर प्रियंका के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन इतना अभी काफी नहीं था। आरती को मालकिन का दर्जा दे दिया गया और प्रियंका उस घर में महज एक काम वाली बाई बनकर रह गई। आरती भले ही गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदर और सुशील थी। अब तो गुरमीत की शादी के बाद केवल आरती ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियां लाना, उसे पिक्चर दिखाने ले जाना,
उसका रोज का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो वह जैसे भूल ही चुका था और वहीं अपने सौतन के हुक्म का पालन करना ही प्रियंका की किस्मत बनकर रह गया था। फिर एक दिन आरती गर्भवती हो गई। अब गुरमीत की मां ने प्रियंका को उसके पास जाने से भी मना कर दिया, यह कहकर कि उसका मनहूस साया उनकी प्यारी बहू आरती पर ना ही पड़े तो ही अच्छा है। इस बात से प्रियंका के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी प्रियंका की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी माँ को मनहूस क्यों कहती हैं? वह मनहूस नहीं है। बेटी की यह बात गुरमीत के कानों में पड़ गई और उसने तुरंत आकर अपनी बेटी को एक जोरदार का तमाचा जड़ दिया। यह दृश्य देखकर प्रियंका को अपनी किस्मत पर थोड़ा अफसोस हो रहा था। वह दौड़कर अपनी बच्ची का बचाव करने लगी तो उसका पति गुरमीत बोला, एक बार कान खोलकर सुन लो प्रियंका, इस घर में रहना है तो वैसा ही करना होगा जैसा माँ कहती है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से अपनी मनहूस सूरत लेकर। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर। हर रोज अपमान का घूंट पीते पीते प्रियंका भी थक चुकी थी। उसकी सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज उसने घर की दहलीज से बाहर कदम रखने का फैसला ले लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहां से तुरंत निकल गई। किसी ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वह लोग तो उसे और उसकी बेटियों से छुटकारा पाना चाहते थे। पति के घर से निकलने के बाद प्रियंका अपनी बच्चियों को लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही थी। प्रियंका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। जीवन यापन के लिए उसकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। प्रियंका ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु सिलाई कढ़ाई करना जानती थी। इसलिए अपने बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए उसने घर पर रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया और साथ ही आसपास की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाने लगी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेगी। उधर प्रियंका के घर से निकलने के साथ ही गुरमीत की दुकान अब कम चलने लगी, परंतु बैंक में अच्छा खासा पैसा होने के कारण घर का खर्चा जैसे तैसे निकल रहा था। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। अब गुरमीत और उसकी माँ दिन रात भगवान से बेटे की चाह के वजह से प्रार्थना करने लगे। गुरमीत की माँ एक पहचान के पंडित से तरह तरह की पूजा और अनुष्ठान करवाती और ना जाने कितने तरह के व्रत अपनी बहू आरती से करवाई। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार गुरमीत को पुत्र धन की प्राप्ति हो ही गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुल दीपक आ ही गया जो हमारा घर रोशन करेगा। ऐसा कहते हुए गुरमीत की माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी और तो और गुरमीत जी खुशी के मारे झूम झूम कर नाचे गाए ही जा रहे थे। बेटे को पाने का सपना पूरा होने के नाते गुरमीत जी ने कुछ ब्राह्मणों को अनाज और कपड़े दान देने का भी फैसला किया। उधर बेटे के पैदा होने के 12वें दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए गुरमीत के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी मनाने के लिए उसने कर्ज लेकर आस पड़ोस और रिश्तेदार वालों को शानदार पार्टी दी, ढोल बजवाए। आखिरकार उनकी सबसे बड़ी मुराद पूरी भी हो चुकी थी, परंतु अब दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। इसलिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर गुरमीत जी ने जैसे तैसे करके सारा कर्ज उतारा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो गुरमीत अपनी बेटियों के खाने पीने और उनकी इच्छाओं को भी नजरअंदाज कर देता था, वहीं अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा था। बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहा था। इस दौरान एक दिन गुरमीत की माता जिस स्वर्ग सिधार गई, यूं ही समय गुजरता गया। अब उनका बेटा और भी बड़ा हो चुका था। वह कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था।
उसका यही सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी ना करके एक अच्छा सा आलीशान होटल खोलना। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह एक लड़की को पसंद करने लगा। धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला तक कर लिया। माता पिता जो अपनी बहू को लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थे, यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। बेटी की पसंद को ही पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की मंगनी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही शादी भी हो गई। बहू घर पर आ गई। माता पिता दोनों को तो मानो स्वर्ग मिल गया है। अब अपना होटल खोलने के लिए उनके बेटे मोहित को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना पैसा कहाँ से जुटाया जाए, यह सोचकर गुरमीत जी परेशान थे। परंतु अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसलिए उसने अपनी दुकान और बाकी बची जमीन भी बेचने का फैसला कर लिया। यह सब बेचकर उसे अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया था। अब माता पिता और अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए सपने देखने लगे और जल्दी ही होटल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेजी से खर्च होने लगा। बिल्डिंग खड़ी करने में ही उनका सारा पैसा समाप्त हो गया। फिर बेटे बहू के कहने पर उन्होंने अपना मकान भी बेचकर बाकी के पैसे की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि गुरमीत और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, परंतु बेटे और बहू द्वारा समझाने पर वह अपना मकान भी बेचने को तैयार हो गए। यह सोचकर कि आखिर सब कुछ बेटे का ही तो है, हमारे बाद भी तो इन सब का मालिक बेटा ही होगा। और अपना मकान बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि गुरमीत जी के मित्र सुधीर जी थे, उन्होंने फोन किया और उनसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर मकान बिकवाने को कहा। यह सुनकर उनका दोस्त चौंक गया और बोले, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना जायज है, लेकिन इतना भी प्यार नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में अंधा ही हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर लुटा देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, लेकिन तुम लोगों के बूढ़े हो जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे में लाठी के समान होती है। लेकिन सब कुछ दांव पर लगाने के बाद तुम अपना मकान भी बेचने को तैयार हो, ये बात तो ठीक नहीं है। मित्र की बात सुनकर गुरमीत जी बोले, अरे यार, जिस धन दौलत को तू बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है, दरअसल बुढ़ापे की लाठी वह दौलत नहीं, हमारा बेटा होता है। और मेरा बेटा बहुत लायकदार है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम दोनों की बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। फिर मित्र ने कहा, लेकिन गुरमीत, मकान बेचने से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ ले। अरे मित्र, सोचना समझना क्या है, सब कुछ उसी का तो है। गुरमीत ने कहा। तो मित्र ने चिंता जताते हुए कहा, पर अपना मकान बेचकर तुम रहोगे कहाँ? अरे हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा है ना, वह हमारे रहने की व्यवस्था जरूर करेगा। कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए गुरमीत जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें मोहित जैसा बेटा मिला। इतना सब समझाने के बाद भी जब गुरमीत जी नहीं माने तो उनके मित्र ने कहा, तू मेरा खास दोस्त है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे। ऐसा कहकर उनके मित्र वहां से चले गए। कुछ समय बाद गुरमीत जी का मकान भी बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्च पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहने भी बेच दिए गए। होटल बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया। मोहित अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सब कुछ लुटाकर भी बेटे के प्रेम में पड़े गुरमीत और आरती अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। होटल में कुल मिलाकर 15 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा मोहित ने अपने माता पिता को रहने के लिए दे दी और एक बड़ा ही आलीशान कमरा उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था।
मोहित और उसकी पत्नी काउंटर पर बैठने लगे, जबकि अपने पिता उर्मीत जी को मोहित ने वेटर पर नजर रखने, बनाए रखने और उनके कामकाज को देखने की जिम्मेदारी दे रखी थी। सुबह सुबह होटल में बनने वाले डिशों का सामान लाने की जिम्मेदारी भी गुरमीत जी को ही दे दी गई। लेकिन अब एक परेशानी यहाँ खड़ी हो गई कि खाना बनाने के लिए कोई बढ़िया सा शेफ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई शेफ मिल भी रहा था तो उसने इतनी सैलरी मांगी कि सुनकर मोहित के होश ही उड़ गए। आखिरकार मन महसूस कर वे लोग एक शेफ को ज्यादा सैलरी देने के लिए राजी हो गए और उसे नौकरी पर रख लिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आरती जी भी शेफ की मदद कर दिया करती थी। इधर मोहित और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान थे कि जिस दिन उनकी माँ खाने की कोई भी डिश बना देती हैं, तो लोग उस दिन उंगलियां चाट चाट कर खाते और खाने की खूब तारीफ करते हैं। यह देखकर बहू के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। वह रसोई घर में गई और शेफ को खाना ठीक से ना बनाने पर डांटने लगी। कहा सुनी होने पर उसे काम से निकाल दिया गया। लेकिन अब मोहित ये सोच सोच कर परेशान हो गया कि शेफ का इंतजाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपकी माँ दिन भर बैठे बैठे क्या करती हैं? जब तक कोई अच्छा शेफ नहीं मिलता तो क्यों ना माँ जी से ही खाना बनवा लिया करें। खाना तो वो बहुत ही अच्छा बनाती हैं, क्योंकि जिस दिन माँ जी खाना बनाती हैं उस दिन कस्टमर बहुत सारे आते हैं। माँ जी की मदद करने के लिए एक छोटा सा नौकर रख लेते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं माँ जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर मोहित अपनी माँ के पास आया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, एक बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? आरती ने कहा तो मोहित बोला, माँ, दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा शेफ नहीं मिल रहा। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसकी माँ बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, जब तक मैं तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना बना दिया करूंगी। इतना सुनते ही मोहित खुशी से झूम उठा और बोलने लगा, ये हुई ना बात, मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से मेरी परेशानी दूर कर देगी। वैसे भी जितना स्वादिष्ट खाना मेरी माँ बनाती है, उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा शेफ भी नहीं बना पाता है। माँ, आपके हाथों की सब्जियां खाकर तो हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। इतना सुनते ही आरती जी बहुत खुश हो गईं और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मेरे हाथ की बनी चीजें लोगों को इतना पसंद आती हैं। ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी। आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। यह सारी बातें सुनकर गुरमीत जी बोले, और नहीं तो क्या, होटल हमारा है तो हमें काम करने में भला क्या ऐतराज हो सकता है। फिर आरती बोली, बिल्कुल, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। यह बातें सब चल ही रही थी, तब ग्राहकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर के किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटी की शादी की पार्टी थी, जिस कारण मोहित के होटल की बुकिंग हुई थी। उन लोगों ने हॉल समेत कुल 14 कमरे बुक करवाए थे। मोहित के लिए यह कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी यह थी कि केवल 13 कमरा ही खाली थे, क्योंकि 14वें कमरे में उसके माता पिता रहते थे। मोहित इसी सोच में गुमसुम बैठा था, तभी उसकी पत्नी बोली, क्यों ना 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी को रसोई घर में शिफ्ट कर दिया जाए। अब एक कमरे में 3000 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, तो यह मौका हाथ से जाने भी नहीं दे सकते ना। तुम सही कह रही हो, 2 दिन के लिए माँ बाबूजी को रसोई घर में शिफ्ट करवा देता हूँ। ऐसा कहकर मोहित ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट कर दिया और अपने माँ पिताजी को वहीं रहने के लिए कह दिया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे गुरमीत जी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। कहीं मित्र की कही हुई बात सच ना साबित हो जाए।
यह सब सोच सोच कर उनका कलेजा फटा जा रहा था। उधर उनकी पत्नी आरती को भी जोड़ों में दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। परंतु 2 दिन की ही बात है, यह सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को समझा लिया। अगले दिन होटल का रेस्टोरेंट पार्टी के लोगों से पूरा भरा हुआ था। आरती जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर गुरमीत जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहे थे। इसी दौरान पार्टी के मुखिया ने गुरमीत जी की ओर देखते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे ओ बेटर। गुरमीत जी ने यहाँ वहां देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे बेटर कहा? और नहीं तो क्या, बेटर को बेटर नहीं कहकर बुलाऊंगा तो क्या साहब कहकर बुलाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने साथियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसा और फिर बोला, जा मेरे लिए चिप्स का पैकेट और शराब लेकर आ। लेकिन सर, हमारे यहाँ शराब नहीं मिलता। गुरमीत जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोला, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ। गुरमीत जी बोले, नहीं, मैं यह काम नहीं करूंगा। आपको पीना है तो आप वहीं जाकर पी लीजिए। गुरमीत जी गुस्से से बोले। तभी वह आदमी आग बबूला होते हुए बोला, तू समझता क्या है अपने आप को? तो गुरमीत जी बोले, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन होटल के मालिक का बाप जरूर हूँ। इतना कहकर गुरमीत जी वहां से चले गए। इतनी बात सुनते ही उस आदमी ने गुस्से में जोर से चिल्लाकर मोहित को आवाज दी और गुरमीत जी की ओर इशारा करता हुआ बोला, कौन है वह आदमी? कोई नहीं, वह एक तो मामूली सा बेटर है। मोहित ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन वह तो स्वयं तो को तुम्हारा बाप बता रहा है। उस आदमी ने कहा तो मोहित बोला, अरे नहीं नहीं, वह मेरे पिता नहीं है। गांव में हमारे पुश्तैनी घर में नौकरी किया करता था। यह बूढ़ा गरीब आदमी ईमानदार था, तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे ही अपना बेटा कहता है। अच्छा, तो ये बात है, पर मेरे सामने जुबान तो ऐसे लड़ा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। अपने इस दौकौड़ी के नौकर को बोल दे कि मुझसे माफी मांगे। अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातें गुरमीत जी खड़े होकर सुन रहे थे। उनके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी मोहित ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोला, देखिए, ग्राहक तो हमारे भगवान होते हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप उनका अपमान करें। चलिए, आप जल्दी से इनसे माफी मांगे। अरे कमाल करते हो, मैं किस लिए माफी इनसे मांगूं? गलती उसने की है, मैंने नहीं। मैंने केवल इतना ही कहा था कि हमारे यहाँ शराब नहीं मिलता, तो मेरे सामने पैसे की धौंस दिखाता हुआ बोला कि मुझे बाहर से लाकर दो। गलती इस आदमी ने की है, तो मैं माफी क्यों मांगूं? इस समय मोहित अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बार में समझ नहीं आता? जब मैंने कह दिया माफी मांगो, तो आपको माफी मांगनी भी पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्होंने माफी मांगी। फिर मोहित ने उन्हें बाहर से शराब लाने को कहा। अपमान का घूंट पीते हुए चुपचाप शराब लेने चले गए, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। आज उन्हें अपने मित्र सुधीर जी की वह चेतावनी याद आ रही थी जो मकान बेचने से पहले उसने उन्हें दी थी। उधर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाते हुए आरती जी बेहाल हो रही थी। आज उनका सहायक भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया, तो खाना बनाना छोड़कर वह रसोई घर के कोने में बिछी चादर पर लेट गईं। इधर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, यह देखने के लिए जैसे ही मोहित रसोई घर में गया, तो अपनी माँ को वहां लेटे हुए पाया। यह देखते ही वह माँ पर भड़क पड़ा। वहां इतने लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। वह बेटा, खाना बनाते बनाते मेरा दम घुट रहा था। मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए थोड़ी देर लेट गई थी। लेकिन सारी सब्जियां मैंने तैयार कर दी है, बस चावल बनाना बाकी है। वह काम तुम बहू से बोल दो, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। और मोहित ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने को कहा तो वह भड़क गई।
लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मोहित की पत्नी भुनभुनाते रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में मोहित अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें बहुत कमजोरी हो गई है। समस्या और अधिक ना बढ़ जाए इसलिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा, यह सोचकर मोहित ने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करवा सकते। आप मुझे दवाइयां दे दीजिए। डॉक्टर के लाख समझाने पर भी मोहित नहीं माना और वह दवाई लेकर अपनी माँ को अपने साथ वापस ले आया। वापस लौटकर आरती जी फिर से काम पर लग गई। गुरमीत जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या तो रसोई का काम बहू से करवाओ, नहीं तो कोई सेफ रख लो। लेकिन अब तुम्हारी माँ यह काम नहीं करेगी। आपकी बहू से यह सब काम नहीं होगा। मैं जल्दी ही सेफ का इंतजाम करूंगा। ऐसा कहकर मोहित वहां से चला गया। दोपहर के समय का खाना बनाते हुए धुएं के कारण आरती जी की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गई। तभी मोहित को खाना जलने की महक आई। वह तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखो बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, यह दोनों तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगे। तभी गुरमीत जी आवाज सुनकर अंदर आए और गुस्से से बोले, लानत है ऐसी औलाद पर। अपनी सारी पूंजी हमने तुम लोगों पर कुर्बान कर दिया, यह सोचकर कि बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन तुमने तो हमें यहाँ नौकर बनाकर रख दिया। नौकर कहना भी शायद गलत होगा, हम तो यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। फिर अपनी पत्नी के पास जाकर उसे बोले, हारती क्या हुआ? उठो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। लेकिन यह सब सुनने के लिए आरती जी भी थी कहाँ थी। गुरमीत चिल्लाते रह गए, लेकिन उनकी पत्नी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती आरती, कहते हुए गुरमीत जी जोर जोर से रोने लगे। आज वो अपना सब कुछ खो चुके थे। सब कुछ खोने के बाद उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि भले अपना ही खून क्यों ना हो, लेकिन उसे केवल इतना ही देना चाहिए जितना पूंजी उनके नाम का हो। अपने बुढ़ापे को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ापे में तो खुद का शरीर ही खुद को दगा दे देता है। सोचते सोचते गुरमीत जी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। आरती जी के अंतिम संस्कार के समय जब बेटा चिता को अग्नि देने लगा तो गुरमीत जी जोर से चिल्ला पड़े, तुम यहाँ हक खो चुके हो, तुम ही मेरी पत्नी के कातिल हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार स्वयं किया। फिर रोते हुए बोले, चंद पैसों के लालच में आकर तुमने अपनी ही माँ को मार दिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तेरी सारी करतूत के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहकर गुरमीत जी वहां से तेजी से निकल गए। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए वह पैदल ही चलने लगे। काफी दूरी तय करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और जाकर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके बेटे ने फोन करके पैसों का लालच देकर मामले को रफा दफा करने को कह दिया था। बहुत विनती करने के बाद भी जब किसी ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, तो वहीं एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास जाना चाहिए। 1 महीने पहले ही एक महिला पुलिस अधीक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है, जो बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय है। यह बात सुनकर गुरमीत जी तुरंत वहां से पुलिस अधीक्षक के ऑफिस चले गए और हाथ जोड़कर अपनी शिकायतें बताने लगे। अपने पिता समान व्यक्ति को अपने सामने विनती करते हुए देख पुलिस अधीक्षक ने उन्हें हाथ पकड़कर सामने कुर्सी पर बिठाया, फिर पानी दिया और उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो गुरमीत जी ने रोते हुए अपना सारा हाल उसके सामने बयां कर दिया। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे से एक औरत टिफिन लेकर अंदर आई और पुलिस अधीक्षक के पास खाने की टिफिन रखते हुए बोली, तू भी ना बिटिया, सुबह सुबह भूखे पेट चली आई। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर, अब सारा काम छोड़कर सबसे पहले खाना खा ले,
फिर पुलिस अधीक्षक बोली, माँ तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, ड्राइवर के हाथ खाना भेज देते। माँ बेटी में यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी गुरमीत जी की नजर पुलिस अधीक्षक की माँ के चेहरे पर गई और देखते ही वह तो जैसे सन्न ही रह गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं उनकी पहली पत्नी प्रियंका थी। फिर उन्होंने गौर से पुलिस अधीक्षक की ओर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वह पुलिस अधीक्षक कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बड़ी बेटी थी। इतने में उनकी पहली पत्नी प्रियंका भी उन्हें पहचान चुकी थी, पर उनकी ऐसी हालत देखकर उसकी अंतरात्मा कांप गई। खुद को संभालते हुए प्रियंका ने अपने पति के पैर छुए। इतने वर्षों बाद पिता को देखकर उनकी बेटी की आंखों में भी आंसू भर आए। फिर गुरमीत जी प्रियंका और अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो प्रियंका और बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शायद इसी भूल की सजा भगवान मुझे दे रहे हैं। अपने बेटे की चाहत में मैंने अपनी बेटियों को उनके हिस्से का प्यार नहीं दिया, बस उन्हें दुख ही दुख दिया। यहाँ तक कि मैं उनकी पढ़ाई और उनकी आजादी के भी खिलाफ था। कहते कहते गुरमीत जी सिसकियां लेते हुए रोने लगे। फिर बोले, जिन बेटियों को मैंने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वह बेटियां आज बुलंदियों के शिखर को छू रही हैं। अपनी माँ की उचित परवरिश और मार्गदर्शन पाकर खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। अपनी लक्ष्मी जैसी बेटियों को दुत्कार कर जिस बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, आज इस बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कितना समझाया था प्रियंका, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था। सोचता था कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। जिस बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया, उस लाठी ने तो मेरा ही सिर फोड़ डाला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते कहते गुरमीत जी अपनी पत्नी के पैरों में गिर गए। उनके हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि उस समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी और बेटी ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो इस दुनिया से सदा के लिए चले गए थे। शायद बेटियां भविष्य में अपने पिता को इंसाफ दिला पाए, परंतु आज भगवान का न्याय तो हो चुका था। दोस्तों, हमें बेटियां और बेटियों में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। अगर बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां भी कुछ कम नहीं होती हैं। बेटियां भी हमारे कुलों का नाम रोशन करती हैं। बस हमें उन्हें प्यार, सम्मान और शिक्षा देने की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानियों के साथ।